हेलो स्टूडेंट्स, हमारी पिछली जो वर्कशीट थी चुनाव क्यों, उसका जो अगला टॉपिक है वो है हमारी चुनाव प्रणाली। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो लोकतांत्रिक राजनीति का चैप्टर 3 चल रहा है, चुनावी राजनीति। तो इस चैप्टर की अगली सीरीज़ करते हैं। सबसे पहले सब बच्चों को ध्यान रखना है कि अपनी क्लास, उसका सेक्शन, जैसे 9th A 9th B, जो भी कोई सेक्शन है आपका वो डालना है, अपना नाम, शिक्षक का नाम, सब्जेक्ट टीचर का नाम भी डालना है, आपकी ID और जो आपका रोल नंबर है वो भी डालना है, और डेट 17/9/2020 की ये वर्कशीट है। तो अब हमारी जो वर्कशीट है उसको शुरू करते हैं। हमारी चुनाव प्रणाली, मतलब आज की जो हमारी वर्कशीट है उसमें हम भारत की जो चुनाव प्रणाली है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आम चुनाव, हमारे देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। 5 साल बाद लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाती है। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं, इसे हम आम चुनाव कहते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि हमारा भारत जो है वहाँ पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र होते हैं। लोकसभा क्षेत्र ऑल ओवर इंडिया हो गया, और विधानसभा क्षेत्र जो हो गए वो छोटे छोटे भाग जो हो गए किसी स्टेट के, उसके अकॉर्डिंग होता है। जैसे दिल्ली के विधानसभा का क्षेत्र हो गया, वहाँ पर चुनाव हुए थे अब पीछे से। अब हरियाणा विधानसभा क्षेत्र हो गया, और यूपी विधानसभा क्षेत्र हो गया, राजस्थान विधानसभा क्षेत्र हो गया। ऐसे जो है अलग अलग राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो वो होते हैं विधानसभा के चुनाव, और लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो पूरे भारत के होते हैं, इंडिया के लिए, जो कि एक साथ होते हैं, थोड़े बहुत टाइम के अंतराल में होते हैं, पर एक बार में ही एक ही जगह का चुनाव होता है। 5 साल बाद लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाती है, मतलब जब कार्यकाल पूरा हो जाता है 5 साल का लोकसभा का और विधानसभा का, तो वह भंग हो जाती है, मतलब उसका एंड हो जाता है एक तरीके से, और नए सिरे से जो है नए नेता चुने जाते हैं। या फिर अगर किसी को पुराना नेता अपना अच्छा लगा है तो वही कंटिन्यू हो करके आगे जीत करके सामने आ जाता है। मतलब एक बार के लिए उनका जो कार्यकाल वो समाप्त हो जाता है और दोबारा से उनको चुनाव लड़ना पड़ता है। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। मतलब या तो एक ही दिन हो जाएंगे एक क्षेत्र में, और बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है तो थोड़े अंतराल के बाद जो है अलग अलग चुनाव भी हो सकते हैं। इसे हम आम चुनाव कहते हैं। मतलब हर 5 साल में होने वाले जो चुनाव होते हैं उनको हम आम चुनाव कहते हैं। अब क्या है उपचुनाव। उपचुनाव कौन से होते हैं? जब कोई क्षेत्र किसी सदस्य प्रतिनिधि, मतलब वहाँ का जो नेता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाए या वो किसी भी रीज़न से इस्तीफ़ा दे दे, वो इस्तीफ़ा उसका अपनी मनमर्जी से भी हो सकता है और जनता की वजह से भी हो सकता है। अगर मान लो किसी जगह का जो MLA है वो वहाँ की जनता के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ जो प्रदर्शन करके या किसी भी तरीके से जुलूस निकाल के हम उस नेता को अपना इस्तीफ़ा देने के लिए जो है मजबूर कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से अगर इस्तीफ़ा देकर पद खाली हो जाता है तो वहाँ चुनाव दोबारा से होता है, उसे ही क्या कहते हैं? उपचुनाव कहते हैं। तो इतना हमें समझ आ गया कि लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव वो हर 5 साल के बाद होते हैं। उनका मतलब कार्यकाल जो हो गया वो 5 साल का हो गया। पर ये दोनों ही चुनाव हम डायरेक्ट इनके लिए वोट डालते हैं, तब जो है कैंडिडेट्स पे जिनको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलती हैं, रेशो जो कंप्लीट कर पाते हैं, वो जो है सत्ता में आ जाते हैं। और ये दोनों चुनाव जो है जनता डायरेक्ट रूप से चुनती है। लोकसभा के जो चुनाव होते हैं हमारे, वो हमारे MP के लिए होते हैं, और विधानसभा के MLA की सीट्स के लिए होते हैं। आगे टेक्स्ट करते हैं। चुनावी क्षेत्र। चुनावी क्षेत्र क्या होता है? फर्स्ट है निर्वाचन क्षेत्र। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक भागों में बांट दिया गया है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। मतलब कि चुनाव जिस एरिया में हमें कराने हैं उनको डिफरेंट पार्ट्स में बांट देते हैं। जैसे एक एरिया हो गया हमारा मंगोलपुरी वाला स्कूल हो गया, एक हो गया नांगलोई हो गया जहाँ पर हमारा स्कूल है, जैसे मंगोलपुरी हो गया, नांगलोई हो गया, रोहिणी एक एरिया हो गया, उसी तरीके से पीतमपुरा एक एरिया हो गया। हम सब जानते हैं इन नामों को अच्छे से, हम सब फेमिलियर हैं इन नामों से, हमें पता है कौन सी जगह कहाँ पर है। तो ऐसे ऐसे जगहों को बांट दिया जाता है कि चुनाव जो है कराने ईजी हो जाए, और एक मतलब जो एरिया है उसमें जितने लोग हैं उनको एक उस एरिया के सारे लोगों को एक ऐसे प्रतिनिधि मिल पाए जो कि उनको डायरेक्टली समझ सके उनकी प्रॉब्लम्स को। ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा एरिया एक बना दिया गया है और वहाँ पर एक प्रतिनिधि चुनकर दे दिया गया, और एक उसी एरिया का एक छोटा सा भाग जो उस एरिया का जो जगह है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है
कि वहाँ पर जो है नेता अपनी प्रॉब्लम्स जो है जनता की वो सुनने में सक्षम ही ना हो पाए। तो एरिया जो है वो इसी तरीके से बांटे जाते हैं कि सभी की बातें सुनी जा सके, और जनसंख्या हम मान सकते हैं कि जनसंख्या के आधार पर भी एरिया बांटा जाता है कि सभी लोगों की प्रॉब्लम्स को जो है समझा जाए। अब देखिए आगे, एक क्षेत्र में रहने वाला मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करता है। मतलब एक क्षेत्र में एक व्यक्ति को एक ही वोट देने का अधिकार मिलता है, और वो एक ही वोट एक कैंडिडेट को दे सकता है, अपना एक जो वोट है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि एक नागरिक का मतलब एक सिटीज़न जो हो गया हमारा, उसको एक ही वोट डालने का अधिकार मिलता है। यहाँ लोकसभा चुनाव क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधि को सांसद कहते हैं, और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को विधायक कहा जाता है। सांसद जो होते हैं वो हमारे एमपी होते हैं। जो प्रीवियस वीडियो थी हमने उनमें देखा था ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो थे वो एमपी थे, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे हमारे विधायक, मतलब MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। पीछे वाली वीडियो देखोगे ना तो ध्यान आ जाएगा तुम लोगों को, और हमने जो क्वेश्चन आंसर किए थे उनमें भी समझ में आ गया था। अब देखो आगे, वार्ड क्या होता है? निर्वाचन क्षेत्र की तरह ही वार्ड को भी एक एरिया ही मानते हैं हम, एरिया में बांटा जाता है ताकि वोटिंग जो है वो इजी हो जाए। ये थोड़े छोटे एरियाज़ में होती है, निर्वाचन क्षेत्र बड़ा होता है और वार्ड जो है छोटा होता है। जैसे इसी प्रकार पंचायतों और नगर पालिका को भी छोटे छोटे चुनाव क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिसे वार्ड कहते हैं। निर्वाचन क्षेत्र को कई बार सीट भी कहा जाता है। हाँ, बोला जाता है ना, जैसे हम बोलते हैं मंगोलपुरी सीट, नांगलोई सीट और रोहिणी वाली सीट हो गई। तो एक जो एरिया हो गया जहाँ से एक कैंडिडेट ही जीतेगा और वो कैंडिडेट जीतकर MLA बनेगा या फिर MP बनेगा, तो उसको हम जो है एक सीट कह देते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं आरक्षित चुनाव क्षेत्र। आरक्षित चुनाव क्षेत्र कौन से होते हैं? आरक्षित मतलब कि एक रिजर्वेशन कर दी गई है एक एरिया की, कि वहाँ पर जो है जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वही लोग उसके कैंडिडेट्स बन सकते हैं। वही लोग जो हैं वहाँ पर अपना चुनाव में नामांकन करा सकते हैं कि हम जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखो, अब कुछ कमज़ोर समझे जाने वाले समूह के लोगों के पास चुनाव लड़ने और जीतने लायक ज़रूरी संसाधन, शिक्षा और संपर्क नहीं पाया गया। मतलब कि कुछ लोगों का ग्रुप ऐसा होता है जो फाइनेंशियली वीक होते हैं, या फिर उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते, उनके पास इतनी एजुकेशन नहीं होती, कम्युनिकेशन नहीं होता उनका, या फिर इतनी नॉलेज नहीं होती और इतनी पावर नहीं होती है कि वो जो है चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग ले पाएँ। कि जो कैंडिडेट उठना है, अपना नामांकन कराना है किसी को सीट के लिए, MLA या MP की सीट के लिए, तो उसके लिए सरकार ने, ताकि वो जो निचले तबके के लोग हैं वो भी ऊपर उठ सके, उसके लिए रिजर्वेशन रख देते हैं कई बार कई जगहों पर। जैसे कई बार देखा है ना कि इस सीट पर तो औरतें ही जो है वो अपना वो नामांकन कराएंगी कि इस बार जो है MP की सीट पर सिर्फ इस वाले एरिया में औरत ही जो है वो चुनाव लड़ेंगी और वही जीतेंगी। उसी तरीके से कभी कभी कास्ट के लिए कर दिया जाता है। तो जो लोग इतना ज़्यादा भाग नहीं ले पाते अपनी फाइनेंशियल स्टेटस के वीक होने की वजह से, या सोसाइटी में उनको इतना ज़्यादा दबा कर रखा गया था इस वजह से, तो उनके लिए एक एरिया जो है रिज़र्व कर दिया जाता है। वहाँ पर उसी तबके के लोग या उसी मतलब औरत जाति के लोग ही जो हैं चुनाव लड़ेंगे, ताकि उन लोगों को भी बराबरी का मौका मिल सके, जिसके कारण देश की आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज़ संसद और विधानसभा तक नहीं पहुँच पाती। मतलब जो लोग पहले ही डरा दिए गए या जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जो चुनाव नहीं लड़ पाते, तो उनका जो एरिया है या फिर वो जो प्रॉपर ग्रुप है लोगों का, वो नीचा रह जाता है, वो उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता। इसके लिए रिजर्वेशन किया जाता है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची। इसके तहत उस आरक्षित क्षेत्र में सिर्फ अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इसको ही आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। यही बताया ना कि अनुसूचित जाति और जनजाति जो SC STs होते हैं उनके लिए रिजर्वेशन कर दिया जाता है एक एरिया का, कि यहाँ पर जो है इसी जाति के लोग जो हैं अपना कैंडिडेट में जो इनरोलमेंट है या नामांकन जो है वो कराएंगे, और वही लोग जैसे 5-10 कितने भी नाम जो होंगे वो इसी जाति के लोगों के होंगे और वही चुनाव लड़ेंगे। आगे देखते हैं मतदाता सूची या वोटर लिस्ट। नाम से ही पता चल रहा है, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, पहले वाली जो वर्कशीट थी इससे पहले वाली, कि मतदाता वोटर जो होता है वो कौन है।
अब देखो उनकी जो लिस्ट होती है, मतलब जो 18 प्लस हो गए और उनका वोटर आईडी कार्ड बन गया, उन लोगों की जो लिस्ट होती है वही वोटर लिस्ट होती है। सिंपली हमें ये समझना है। अब हम टेक्स्ट को देखते हैं एक बार। हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों को चुनाव में बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार है। इस अधिकार को क्या कहते हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क वयस्क और मताधिकार हमें लिखना आता ही है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो होता है वो 18 प्लस होते ही हमें मिल जाता है अगर हम भारत के नागरिक हैं। चाहे हम किसी भी धर्म से संबंधित हों, किसी भी जाति से संबंधित हो, हमें वोट डालने से कोई भी नहीं रोक सकता, किसी भी तरीके से नहीं रोक सकता। चाहे हमारा रंग काला है, गोरा है, हम चाहे छोटे हैं हाइट के, हमारी एज जो है वो 18 प्लस होनी चाहिए और हमें अधिकार होता है कि हमारा जो नेता है वो हम चुन सकें। वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम होना ज़रूरी है। उसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। हम सबको पता है ना, हम कितनी बार मंगाते हैं स्कूल में भी किसी चीज़ के लिए कि अपने पापा का वोटर आईडी कार्ड लेके आना या मम्मी का वोटर आईडी कार्ड लेके आना, जो कि पहचान पत्र के तौर पे भी हमारे काम आता है। तो वही जो होता है वो मेन होता है जिसके बेस पर जो है हम अपना वोट डाल सकते हैं, जो कि 18 का होने के बाद सर्वे होता है कि कौन कौन बच्चा जो है 18 प्लस हो चुका है और उसका वोटर आई कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाता है। मतदाता सूची में नाम होने पर वोटर आईडी कार्ड प्राप्त होता है। हाँ, वोट देने जाते समय मतदाता को मतदाता पहचान पत्र या कोई अन्य निर्धारित पहचान पत्र लेकर जाना होता है, जिससे किसी एक का वोट दूसरे को ना डाल सके। ओके, जिससे किसी एक का वोट कोई दूसरा ना डाल सके। हाँ, तो यही तो हुआ ना कि हमारा जो पहचान पत्र हो गया वो वोटर आईडी कार्ड या कोई अन्य निर्धारित कौन सा हो गया। जैसे हमारा आधार कार्ड है, उस पर भी हमारी एज लिखी होती है और उस पर QR कोड भी होता है, जिसको स्कैन करते ही पता चल जाता है कि ये किस व्यक्ति का आधार कार्ड है। बाकी सारी डिटेल्स भी होती हैं, जैसे 18 प्लस होने का पता चल जाता है और कहाँ की हमारा जो एरिया है उस पर एड्रेस लिखा होता है ना, कि हमें पता होता है। हमें आधार कार्ड तो हम सबका बना हुआ है ना, स्कूल में भी छोटे बच्चों का भी होता है, वो 18 प्लस नहीं होते, तो वो एक हमारा आइडेंटिटी प्रूफ हो जाता है, जिसके बेस पर जो है हम वोट डालने का अधिकार पा सकते हैं। उम्मीदवारों का नामांकन। देश में राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं, जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है, जिसे आम भाषा में टिकट कहा जाता है। टिकट उसी को बोला जाता है कि वोट की मतलब कैंडिडेट की टिकट मिल गई बोलते हैं हम। जब आप और थोड़ा बड़े हो जाओगे और जब अपने मम्मी पापा से भी सुनने की कोशिश किया करो, जब वो मतलब एरिया में जब चुनाव चल रहे होते हैं तो हम बहुत बार सुनते हैं हमारे माता पिता जो हैं कितनी बातें करते रहते हैं कि भाई किसको वोट डालनी चाहिए, उसका जो घोषणा पत्र है उसमें क्या लिखा गया है, ये सब चीज़ें जो है। तो एक सीट जो होती है, वो जो कैंडिडेट होता है उसको हम टिकट भी कह सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो है चुनाव चिन्ह मिलता है। जैसे हमारी जो आम आदमी पार्टी है उसका जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है, हम सबको पता है ना, वो झाड़ू है। हाँ, और जैसे बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का निशान हो गया, कांग्रेस का जैसे हाथ होता है, हम सबको पता है ये सारी बातें। तो हर एक पार्टी का जो है अपना एक चुनाव चिन्ह होता है, जिसके बेस पर उनको पहचान मिलती है कि ये जो पार्टी है, हमें इसका जो बटन है वो दबाना है। तो अगर किसी व्यक्ति को पढ़ना लिखना नहीं आता है, मान लो जैसे हम तो नाम पढ़कर भी वोट डाल सकते हैं, आप लोग तो जब 18 प्लस हो जाओगे तब वोट डालोगे। जैसे मैं हूँ, मैं नाम पढ़कर भी वोट डाल सकती हूँ। पर जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो नहीं पढ़े हुए होते, उस टाइम में उनको इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो वो उस निशान को देखकर जो है, जैसे झाड़ू का निशान उन्होंने देखा तो वो उस निशान को देखकर वोट डाल सकते हैं इजीली। उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ वोट डालने जाते हैं वहाँ इंसान जो है, नागरिक जो होता है वो अकेला ही जाता है उसके वोट, ताकि प्रभावित ना हो सके और किसी को पता ना चले कि किसने किसको वोट डाला है। चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार का नामांकन पत्र भरना पड़ता है। हाँ, नामांकन पत्र तो भरना पड़ेगा ना, क्योंकि वोट अगर मतलब चुनाव अगर लड़ना है तो अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जैसे हम भी स्कूल में रजिस्ट्रेशन कराते हैं जब कोई स्कीम आती है, या फिर जैसे हमें बाहर बच्चों को लेके जाना पड़ता है किसी भी कंपटीशन में, तो हम उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं, वहाँ से जीतते हैं या हारते हैं या सीख कर ही भी हम कुछ आते हैं, तो उससे सबसे पहले हमें उसके लिए हमारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उसी तरीके से जो है चुनाव लड़ने के लिए भी सबसे पहले उम्मीदवार को अपना नामांकन पत्र भरना पड़ता है।
जिसमें उम्मीदवार अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले और अपनी संपत्ति, शैक्षिक योग्यता आदि का ब्यौरा देता है। मतलब वो जो है किसी भी आपराधिक मामले में उसके खिलाफ जो है कंप्लेन नहीं होनी चाहिए, केस जो है वो ना चल रहा हो, उसकी कितनी संपत्ति है और वो एजुकेशनली कितना पढ़ा लिखा है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, वो सारी डिटेल्स उसको नामांकन पत्र में भरनी पड़ती हैं। तब जाकर उम्मीदवार की नामांकन प्रक्रिया पूरी होती है। मतलब तब जो है उम्मीदवार जो होता है, कैंडिडेट जो है, उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं मतदान और मतगणना। मतदान क्या होता है? वोट डालना जो होता है वो मतदान होता है, जो कि हम करते हैं चुनाव जब हो रहे होते हैं तो वोट डाल के आना, हमारा जो एक वोट डल जाता है उसको कहते हैं मतदान। और मतगणना, मत का मतलब होता है वोट जो हमारा है, और गणना का मतलब हमें पता है कि काउंट करना। तो मतगणना क्या होगी? जो वोट डले हैं उनको काउंट करने का जो प्रोसेस हो गया उसी को कहते हैं मतगणना। अब देखो टेक्स्ट पढ़ते हैं एक बार। मतदान केंद्र पर मतदाता अपना वोट अपनी पसंद के उम्मीदवार को देता है, ये तो है ही। वहाँ पर जो मशीन रखी हुई होती है और जिसको कैंडिडेट पसंद होता है वो उसको वोट डालकर आ जाता है, जो भी वोटर होता है वो। मतदान हो जाने के बाद वोटिंग मशीनों को सील से सुरक्षित जगह पहुंचा दिया जाता है और एक तय तारीख पर उन सभी मशीनों को खोलकर मतों की गिनती होती है। यहाँ सभी दलों के एजेंट मौजूद होते हैं जिससे मतगणना निष्पक्ष हो सके। किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। सिंपल से ही लाइंस में बता रखा है। ये तो प्रचार जब चल रहा होता है तब हम देखते हैं ना, ऐसे पर्चे बंटते हैं, यहाँ पर जो है बटन बनाए होते हैं, यहाँ पर जो है उनकी फ़ोटोज़ छपी होती हैं। जैसे यहाँ पर हमारी जो आम आदमी पार्टी है उसका निशान हो गया, यहाँ पर हाथ का निशान हो गया, यहाँ पर कमल का निशान हो गया, यहाँ पर ऑटो रिक्शा का निशान हो गया। जो भी हुआ, जिसका जो भी जो चुनाव चिन्ह मिला हुआ है वो सारा जो है वो ऐसे छपा हुआ होता है। तो ईवीएम मशीन इसी तरीके की होती है जिसमें बटन होता है और जो चित्र है वो छपा हुआ होता है और पार्टी का नाम होता है, और उस बटन को दबाना होता है जिस चित्र के सामने जिस पार्टी को हमने जो है वोट डालना है वो। तो इस तरीके से जो है वोटिंग प्रोसेस हो जाने के बाद उन मशीनों को बंद कर दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है, तो उनको दूसरी जगह पहुंचा दिया जाता है जहां पर उनकी काउंटिंग होती है। सभी दलों के मतलब सभी पार्टीज़ के जो एजेंट्स होते हैं वो वहां पर होते हैं ताकि किसी भी टाइप की धांधली ना हो जाए, जो मतगणना है वो निष्पक्ष हो सके, साफ हो सके, बिल्कुल क्लीन, कि जिसका वोट जिसे गया है उसी के में काउंट हो, जिसका वोट दूसरी पार्टी को गया है उसी में काउंट हो। किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाता है। ये हमें पता ही है कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलती हैं वो जो है विजयी घोषित कर दिया जाता है, वो हमारा एमपी या एमएलए बन जाता है। अब एक बार क्वेश्चन आंसर्स करते हैं हम। आम चुनाव और उपचुनाव में अंतर क्या है? आम चुनाव हर 5 साल में होते हैं, ये हमने देखा। उपचुनाव जो होते हैं वो अगर किसी भी नेता की डेथ हो जाती है या फिर वो इस्तीफ़ा दे देता है, तब जो है अगर वो रेजिग्नेशन दे देता है तब चुनाव होते हैं। ये पढ़ा हमने। सांसद और विधायक में क्या अंतर होता है? सांसद जो होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है, विधायक जो होता है वो विधानसभा का सदस्य होता है। सांसद को हम एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और विधायक को हम एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं? ये सारा का सारा जो है हमने हमारी वर्कशीट की है उसके टेक्स्ट में ही अवेलेबल था, बाहर से कुछ भी नहीं है। मतदाता सूची जो वोटर लिस्ट होती है, जो 18+ हो चुका होता है और जिसका वोटर आईडी कार्ड जाता है, बनेगा, वो जो लिस्ट होती है उसी को कहते हैं मतदाता सूची। आपके अनुसार चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके अनुसार पूछा गया है कि एक अच्छे नागरिक की तरह आप क्या सोचते हैं कि हमारा जो एमपी हो, हमारा जो एमएलए हो, जिसको हम वोट डाल रहे हैं, वो किस तरीके का इंसान होना चाहिए कि हमारे जो नेता है वो अच्छे तरीके से बन पाए और हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे से सुने। तो इसमें वो बातें नहीं बतानी है हमें जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है कि उम्र क्या होनी चाहिए, शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, नहीं। हमारे अनुसार क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो हमारे अनुसार तो यही होना चाहिए ना कि जनता की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करे, जनता की भलाई के लिए काम करे और लोगों के लिए जो है अच्छा सोचे, स्कूल्स अच्छे करवाए, कॉलेजेस खुलवाए, उनको और अच्छा ज़्यादा इम्प्रूव कराए, हॉस्पिटल्स खुलवाए, साफ़ सफाई रखे। तो हमारी तो यही उम्मीदें होती हैं।
तो यही जो योग्यताएं हैं, हम सोचते हैं कि हमारे जो उम्मीदवार हो उसमें यह योग्यताएं होनी चाहिए। वो समझने वाला होना चाहिए, जो भी उसके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आए उसका सॉल्यूशन करे। तो इस वाली वर्कशीट में इतना ही था। नेक्स्ट जो वर्कशीट होगी अब हम उसमें करेंगे, ये जो चैप्टर है अभी ये कंटिन्यू रहेगा, इसकी जो नेक्स्ट वर्कशीट है वो भी है। तो इस वाली वर्कशीट को अच्छे से करो, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो वर्किंग डे होगा हमारी SST की वर्कशीट का वो करेंगे।